सभी समन संगी बहनों और सर भाइयों को संगम नमामि, जय भीम, नमोबुद्धाय। सारे हमारे जो पुरखे संत है उनको नमामि। आज हम सभी को पता है कि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है 2026 की। और बहुत सारे लोग इस दिन को बहुत बुरा प्रचार करते हैं, अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाना है। लेकिन इस दिन का महत्व भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इस दिन के महत्व के सिवा हम लोग जी नहीं सकते। ऐसी बात यहाँ पर है इस देश में। 1 अप्रैल को आप सभी को पता है कि 1935 में भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। लेकिन ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो क्यों अस्तित्व में आई है, उसका महत्व क्या है, इसके पीछे की आइडियोलॉजी कंसेप्ट किसका था, कौन व्यक्ति है कि जिसके विचारों के विचारधारा से ही ये इस्टेब्लिश हो गई, और इसका काम क्या है। मोटे मोटे तौर पर आपको सभी को पता है कि हमारा जो नोट छपता है या कॉइन्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर एक स्लोगन होता है कि मैं धारक को 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट जो भी है, मैं देने का वचन देता हूँ और ये अर्पण करता हूँ। बट ये ऐसा क्यों होता है, ये करेंसी क्यों आई, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या होता है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे की आइडियोलॉजी और थीम किसकी है। आप सभी को पता है कि 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। उस मोरले मिंटो रिफॉर्म में कुछ लोगों को अंग्रेजों ने अधिकार देना आरंभ कर दिया था। उसमें से जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो था, उनको लगभग 33% रिजर्वेशन दिया गया था 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म के तहत। उसके बाद हर 10 या 20 साल के बाद अंग्रेज लोग रिफॉर्म्स करते थे अपने कानूनों में। ये इसीलिए करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम तो उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, और इस देश इतना बड़ा देश है, और पॉपुलेशन में तो लगभग उस वक्त चाइना से सेकंड नंबर पे था। आज हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया 2022 में। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम लोग है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पर क्या डेमोक्रेसी हम लोग बने हैं, डेमोक्रेसी बनती कैसी है, और उसमें ये एक व्यक्ति है, इसका क्या हाथ है, क्या रोल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल ऐसा है कि 1919 में, 27 जनवरी 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया था इंडिया में। और हर कमीशन जो आता था यहाँ पर डिसाइड करता था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। मतलब लोग क्या बगावत तो नहीं करना चाहते, हमको यहाँ से भगाना तो नहीं चाहते, लोगों के बीच में क्या चल रहा है, खलबली चल मेरा बेटा। या विद्रोह का वातावरण है। ऐसी बात नापने के लिए, जानने के लिए अंग्रेज लोग हर 10 साल में एक कमीशन भेजा करता था। और कभी कभी तो फिर एक 10 साल में 3-4 कमीशन आया करते थे, और वो पूरा सर्वे करते करते थे पूरे इंडिया का। और इंडिया उस वक्त केवल आज का भारत है उतना नहीं था, उसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, जो बर्मा या म्यांमार है वो भी था, श्रीलंका भी था, और नेपाल भी था। ऐसे बहुत सारे भाग से बना हुआ जो एक यूनाइटेड इंडिया था, जो कि अंग्रेजों के काल में था। तो ये भारत जो है उसको इतिहास में महाभारत भी कहा जाता था। महाभारत ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि महा आभा, जिसका जो कपाल होता है भाल, वो आभा बहुत बड़ी होती है और वो चमकती है सूरज की तरह। तो ये बुद्ध, महासमंत तथागत बुद्ध थे, उनकी आभा से इसको नाम पड़ा महा आभा रथ, यानी जिनकी आभा हमेशा के लिए महान होती है, इसलिए उनका देश, क्योंकि उनकी सीख से बना हुआ देश महाभारत ऐसा हुआ। पर महाभारत शब्द का क्या हुआ, किसने चुरा लिया, पेटेंट किसका है, ये आप सभी जानते हैं। उसके साथ साथ इस देश को जम्बूद्वीप भी बोला जाता था। जम्बू यानी जो हिमालय है उसको जम्बू बोलते थे, जम्बू पर्वत, या बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट तक जाने वाला एक श्रृंखला थी। तो उत्तर और पूर्व में ये हिमालय था, और नीचे में समुद्र था, महासागर।
इसीलिए उसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। लगभग 3 भाग उसके द्वीपों में यानी समंदर में मिले हुए और एक भाग जो पर्वत से पूरा घिरा हुआ, इसीलिए जम्बू द्वीप कहा जाता था। उस जमाने में यहाँ के जो मूल रहने वाले लोग थे, जिनको हमारे इतिहास में एबोरिजिन कहा जाता है इंग्लिश में, या फिर मूल निवासी बोला जाता है, यहाँ या फिर यहाँ पर रहने वाले लोग गोंडवाना लैंड में रहने वाले लोग, तो ऐसे लोग थे। तो ऐसे लोगों की एक कल्चर हुआ करती थी, उस कल्चर का नाम था समन कल्चर। समन का अर्थ होता था और होता भी है, क्योंकि ये पाली का शब्द है। पाली में समन को बोला जाता है जिसका मन हमेशा समता में रहता है, इक्वालिटी में रहने वाले लोग। दूसरा, उनके नेचर में किसी की बुराई नहीं होती, क्योंकि वो निसर्ग के नियम से सोचते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे फिल्मों में या छोटी बड़ी सीरीज में या फिल्मों में देखते हैं कि जानवर अगर उसका पेट भर जाता है तो वो ज्यादा का खाता नहीं, ज्यादा की हत्या भी नहीं करता। और कभी कोई दूसरा जानवर, चाहे उसकी वो शिकार क्यों ना करता हो, अगर वो मुश्किल में है, अड़चन में है, तो उसको मदद भी करता है। कभी कभी शेर को भी जो शिकार होता है वो शिकार भी मदद करता है उसको बचाने के लिए। या फिर कभी शेर एक आधे बंदर की शिकार करता है, या फिर कोई होता है और उसका बच्चा अगर छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी परवरिश करता भी है, ये हमने देखा है। इसका मतलब है कि नेचुरली रहने वाले जैसे जानवर है, जैसे मधुमक्खियां है, यही स्वभाव यहाँ के मूल निवासी या यहाँ के एबोरिजिन लोगों का था, समन यानी समता में रहना। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई देश अगर बहुत समृद्ध होता है, किसी देश की संस्कृति या कल्चर या वहाँ के रहने वाले लोग बहुत काम पिपासु होते हैं, बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं और एक दूसरे में बांट लेते हैं, और अपने राजा का चयन वो खुद ही करते थे। तो मतलब ये समता में रहने वाले लोग, इक्वालिटी का भाव रखने वाले लोग, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले लोग, जब ये बहुत समृद्ध थे, क्योंकि इतिहास में प्रमाण भी ये है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है, जो नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स में, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपना फादर माना है इकोनॉमिक्स में, वो कहते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो कनेक्शन होकर आता है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था, जो पुराने काल में खासकर महासमंद सम्राट अशोक के काल में, यहाँ का जीडीपी लगभग 32% था पूरी दुनिया का। ऐसा डॉक्टर अमर्त्य सेन के थीसिस में है, उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। और वो वहीं से पढ़े जहाँ पर बाबा साहब ने अपनी डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की थी, डीएससी की। और उन्होंने उस वक्त ग्रंथ लिखा था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो इस ग्रंथ में लगभग 1923 तक ये ग्रंथ कंप्लीट हुआ, और उसके बाद उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अलॉट अलॉट हुई। और उसके बाद 1924 में एक हिल्टन यंग कमीशन आया था और एक रॉयल कमीशन आया था। एक ही प्रकार के लोग थे, पर दो दो बार आए थे, इसलिए दो कमीशन का नाम पड़ा। तो 1924 और 25 में हिल्टन यंग कमीशन आया था। उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, कि यहाँ का सर्वे करने के लिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग यहाँ का पूरा माल, यहाँ का खेती का उत्पाद, खासकर यहाँ का कॉटन, इधर से उधर मैनचेस्टर में लेके जाते थे। और मैनचेस्टर में जो स्पिनिंग मिल होती थी, स्पिनिंग जेनी बोलते थे उस वक्त, वहां पर कपड़ा तैयार होता था और वही कपड़ा फिर रिटर्न इंडिया में आता था कम दाम में। यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, कपास है या फिर बाकी सारे अनाज है, यहाँ से उधर लेके जाते थे, वहां से फिनिश प्रोडक्ट करके यहीं पे ऊंचे दाम में बेचे जाते थे। तो ऐसे में फिर यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल का आंदोलन शुरू हुआ। और फ्रीडम स्ट्रगल का एक मुख्य हेतु ये होता है कि हमारी भौतिक हालात जो है या आर्थिक हालात हो दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ के लोग अपना पॉलिटिकल फ्रीडम तो मांग ही रहे थे, लेकिन साथ साथ यहाँ के लोगों को यहाँ के जो अनाज उपज, जो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स वहां पर चला जाता था, इससे शोषण होता था। और यहाँ की करेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि 1917 तक जो करेंसी थी, उस करेंसी के ऊपर तथागत बुद्ध का चित्र था। बहुत लोगों को पता नहीं है। 1917 का कॉइन अगर आप उठा लोगे अंग्रेज के काल का, तो उसके ऊपर 10 पैसे का, 1 आने का, 4 आने का जो सिक्का था, उसके ऊपर तथागत बुद्ध का चित्र होता था। और कुछ कॉइन्स पे या बड़े कॉइन्स पे विक्टोरिया क्वीन का चित्र होता था।
क्योंकि वहां की वो क्वीन थी, और जो लगभग अंग्रेजों के राज में दुनिया के लगभग 52 कंट्रीज के ऊपर उनका राज था। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ बोला जाता था, जहां पर अंग्रेजों की सत्ता थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने यहाँ की बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने से इस देश की आर्थिक हालत बहुत कमकुवत हुई थी। इसीलिए फिर यहाँ का जो विद्रोह है ज्यादातर बढ़ रहा था। ये देखने के लिए उन्होंने हिल्टन और यंग कमीशन भेजा। उसके बाद 1926-27 में रॉयल कमीशन भेजा। दोनों कमीशन को, और उससे पहले जो साउथ बोरो कमीशन आया था 19 में, तो उस तीनों कमीशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी नोट दी थी। और लगभग ये जो साउथ बोरो कमीशन को 200 पेज की एक उन्होंने मेमोरेंडम दी थी। फिर हिल्टन यंग कमीशन को लगभग 150 पेज का एक मेमोरेंडम दिया था कि इस देश की हालात दुरुस्त कैसे की जाए इकोनॉमिक। और उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा जो आज के जो समन हम जिनको कह रहे हैं, जो SC ST और OBC तबके के लोग हैं, उनको उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस का या इकोनॉमिक जो हिस्सा हमको मिलेगा उसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को मेमोरेंडम दिए थे। तो उसी मेमोरेंडम में जब हिल्टन यंग कमीशन के मेंबर आए थे, तो उनके हाथ में एक किताब रहती थी, और वो किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो वहां पर बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया और हिल्टन यंग कमीशन को बोला कि इस देश की हालत अगर आप दुरुस्त नहीं करोगे तो हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं, और यहाँ के लोग अभी आपकी सत्ता को सहेंगे नहीं। ये बात स्पष्ट तरीके से कहने के बाद उनको ये लगा कि कुछ ना कुछ तो भी इनको इकोनॉमिक रिलीफ देनी चाहिए। और जब वो चर्चा चल रही थी, तो बार बार वो सारे मेंबर, 4 लोगों का कमीशन था, वो 4 लोग बार बार एक किताब को रेफर कर रहे थे, और वो किताब रेफर करके फिर बाबा साहब को वो आंसर देते थे क्वेश्चन पूछने के बाद, या डिस्कशन होता था। फिर इनका परिचय पूछा गया कि आप कौन हो, तो बाबा साहब ने परिचय दिया, आपकी किताब, जो आपके हाथ में जो किताब है, उस किताब का लेखक मैं हूं। तो एकदम वो चौंका गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति इस किताब का लेखक है। तो वहां से फिर उनके मेमोरेंडम के ऊपर गंभीरता से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर रॉयल कमीशन जब 1926-27 में आया, तब जाके बाबा साहब ने एक रिकमेंड किया कि आपकी जो खस्ता हालत है, अगर ये दुरुस्त नहीं करोगे तो यहाँ पर केवल इसी देश में नहीं, जितने भी देशों के ऊपर आपकी जो सत्ता है उस पर वहां पर बगावत हो सकती है, और आपको आपकी सत्ता को हाथ धोना पड़ेगा और यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सबक सीख लिया, और बाबा साहब का जो मेमोरेंडम था उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा की। उसमें उन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि देयर शुड बी वन सेंट्रल बैंक इन इंडिया, मतलब एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जो कि फाइनेंस को कंट्रोल करेगी। और उसमें उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज का भी एक सुझाव दिया था, जो कि उन्होंने माना नहीं। इसीलिए आज हमारी करेंसी फिर से नीचे 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 जाती है। आज तो हम 95 रुपीज तक गए, $1 का 95 रुपीज। 1917 की बात मैं बताता हूँ कि 1917 में जो इंडिया का जो रुपीज था, वो अंग्रेज का राज होने की वजह से उसका पाउंड के बराबर मूल्य था, थोड़ा सा कम था लेकिन पाउंड के लगभग बराबर था। और एक इंडियन रुपीज को 4 अमेरिकन डॉलर मिलते थे। तो सोचो, बाबा साहब ने जो सलाह दी थी, अगर उनकी सलाह पूरी की पूरी अगर मान ली जाती, तो आज हमारी हालत, फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी मतलब पता नहीं कैसे करती, कितनी शर्म नहीं आती। वो कहती कि रुपया का बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि उन्होंने जब सत्ता हाथ में ली थी तब ये सिर्फ 68%, 68 रुपीज था $1 का। आज 95 रुपीज है। फिर भी उनको शर्म नहीं आती और कहते कि रुपया बहुत अच्छा चल रहा है। काश ये बात अगर बाबा साहब की मान ली होती, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज अगर स्वीकार कर लिया होता। तो ये मानते नहीं, क्योंकि जातियों के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते किसी का, और बाबा साहब नीचे इसमें सोशल सिस्टम में नीचे जाति से आते थे। लेकिन उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता थी कि उनका जो थेसिस उन्होंने लिखा था, वो पहला थेसिस PhD का था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया में जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है, जितना रिसिप्ट आता है, टैक्स से पैसा आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के साथ और राज्यों के साथ किस तरीके से किया जाए, इसका पूरा का पूरा PhD में थीसिस था। और उनके गाइड थे PhD के एडविन सेलिंगमैन, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनके गाइड थे, उन्होंने उनके थीसिस में जो प्रीफेस लिखते हैं, प्रस्तावना लिखता है गाइड, उसमें लिखा था कि आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय स्टूडेंट। मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैं गाइड हूँ, लेकिन मैंने मेरे स्टूडेंट से कुछ सीखा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन्होंने जो इकोनॉमिक सजेशंस किए, इससे केवल भारत की अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तो दुनिया के 6 देशों की, उसमें एक अमेरिका भी थी, ब्रिटेन भी था, ऑस्ट्रेलिया था, और यूरोप के 2 देश थे। इसका मतलब एक स्टूडेंट अगर अपनी बुद्धि से, मेधावी बुद्धि से रिसर्च करता है, तो उसके रिसर्च से, इकोनॉमिक रिसर्च से दुनिया के 5-6 देशों की इकोनॉमिक हालत दुरुस्त हो सकती है। इतना बड़ा थीसिस उस इंसान ने लिखा था, वो हमारा समन है। समन डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। फिर उन्होंने 1926-27 में सजेशन दिया कि एक रिजर्व बैंक होनी चाहिए। ये रिजर्व बैंक का फायदा क्या होगा? तो मॉनेटरी कंट्रोल जो होता है, फिजिकल कंट्रोल, जो फाइनेंस होता है, जो कभी अगर डॉलर का भाव कम ज्यादा हो गया, या पाउंड ऊपर नीचे गया है, या दुनिया में गोल्ड की कीमत कम ज्यादा हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, तो ये मॉनेटरी कंट्रोल करेगी, पैसे का रेपो रेट कम ज्यादा करेगी। जैसे अगर ज्यादा हालत खराब है, तो रेपो रेट ज्यादा करके वो लोगों को रिलीफ देगी, और जो रिजर्व फंड होता है, वो फंड लोगों के बीच में उतारेगी, ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए बाबा साहब ने सजेशन दिया था कि जितने भी लोग यहाँ पर अपना पैसा किसी भी बैंक में, पदपेढ़ी में, या साहूकारों के पास जमा करेंगे, उसका 10% हिस्सा जो है उन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट रखना पड़ेगा। और ये जो पैसा आता है, ये पैसा जब भी अगर कोई युद्ध शुरू हुआ हो, या कोई बाढ़ आई हो, या कोई कैलेमिटी हो, या कोई ऐसा संकट आया हो, तो ऐसे में रेपो रेट एडजस्ट करके रिजर्व बैंक वो अपनी महंगाई को कंट्रोल करेंगे। खासकर गरीब लोग यहाँ के, उनके जीवन को धक्का ना लगे, ये काम करेगी। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है। आज जो रिजर्व फंड है, उसका पैसा, बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों को दिया जाता है, और वो दोस्त पैसे वापिस नहीं करते, और फिर वो जो सारा बोझ है, वो बोझ कॉमन मैन के ऊपर आता है। ये एक बात हो गई। इसीलिए रिजर्व बैंक का जो आज के दिन जो स्टैब्लिश होना, हम सारे समनों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा यह है कि उसी से कनेक्टेड है कि जैसे भी अमेरिका और ईरान का वार शुरू हो गया, इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ये केवल जो है, ये केवल ईरान या अमेरिका या इसराइल के बीच का वार नहीं है, ये लगभग वर्ल्ड वार की तरह वार है। ये खासकर जो 2 सुपर पावर है, यूएसए और चाइना के बीच का असल में पावर है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन है। आपने देखा होगा कि कल की न्यूज है, कल ईरान ने इस तरीके का मिसाइल छोड़ा कि जो झिकझैक में चलता है। आज तक हमने सारे दुनिया के पास जितने भी सुपर पावर नेशन है, उसके पास के मिसाइल सीधे रास्ते से चलकर जो टारगेट है उसको दाग देते हैं, वहां पर जाकर गिरते हैं। वहां पर जैसे कोई मिलिट्री का अड्डा हो, या एयरपोर्ट हो, या कोई ऑफिस हो, या कोई बैंक हो, या बड़ी घनी बस्तियां हो, तो यहाँ पर वो मिसाइल जाता है और वहां पर दाग कर वहां का नष्ट कर देता है, जो भी है। लेकिन ईरान ने जो कल परसों जो मिसाइल छोड़े, एक बार 200 से ज्यादा मिसाइल छोड़े। तो ये टेक्निक ईरान ने लगभग 20 साल पहले से डेवलप की थी। और एक मिसाइल तो ऐसा झिकझैक जाता है, एक कभी राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप डर गया, और हो सकता है 4-5 दिन में वो युद्ध खत्म करने वाला है। ये ये, ये हुआ क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध केवल 2 देशों के बीच का नहीं है। असल में दुनिया की 9 कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, अमेजॉन है, एप्पल है, ऐसी बड़ी बड़ी 9 कंपनियां हैं, या जो मोबाइल चलाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ये कंपनियां डिसाइड करती है कि दुनिया कैसे चलेगी। आपने देखा होगा कि हर 6 महीने में या एक साल में मोबाइल का हर नया वर्जन आता है, 16.2, 16.3, 16.7, ऐसे जो वर्जन आते हैं, और हर 6-7 महीने में हम लोग उसको अपडेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपनियां आपके जेब से पैसा निकालने के लिए ऐसे तरकीबें लगाती है। इसीलिए आधुनिक दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि देश केवल उनके संविधान से नहीं चलते, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जिनका दबदबा रहता है सारे देशों के ऊपर, सारे गवर्नमेंट के ऊपर, वो कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है। और जब ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाली जो कंपनियां हैं,
वो एक कंपनी से ज्यादा खुद सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो सरकारों के ऊपर प्रेशर लाती है कि आप जो मिलिट्री को लगने वाले या हथियार है, युद्ध में लगने वाले जो हथियार है उसको बेचो, उसका व्यापार करो, और उसका प्रोडक्शन करती है, उसका मार्केटिंग करती है। तो इसमें सबसे अहम बात क्या होती है, भले ही हम दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हम ठीक तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है अभी। जो बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये डेमोक्रेसी कब अच्छी चलेगी, तो कहते हैं कि विदाउट सोशल यूनियन, मतलब सामाजिक संघ के बगैर पॉलिटिकल यूनिटी इज डिफिकल्ट टू बी अचीव। ये राजनीतिक जो जो भी साध्य या टारगेट आपको अचीव करने हैं, ये विदाउट सोशल यूनियन या सामाजिक संघ के अलावा ये ठीक से नहीं होगा। ये जब संविधान लिख रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि अगर अचीव हो भी गया, इफ अचीव, इट वुड बी एज प्री कैरियस एज समर सैपलिंग लायबल टू बी अप्रूटेड बाय द गस्ट ऑफ विंड। अगर समझो सामाजिक संघ नहीं बना यहाँ के लोगों का और पॉलिटिकल यूनिटी हो भी गई, जैसा कि हम देखते हैं कि विरोधी विचार वाले लोग भी कभी कभी इकट्ठा आकर सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, उल्टी उल्टी विचार वाले लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं। केंद्र में भी लगभग 37 पार्टीज की मिलीजुली सरकार है, जिनके की प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जब तक सोशल यूनियन नहीं होगा तब तक इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई खरा नहीं है। वो कहते हैं अगर हो भी गया तो उसकी हालत कैसी होगी कि धूप काले में या समर में बहुत धूप होती है, और उस धूप में किसी पौधे को आप रख देते हो तो धूप से जो पौधा है वो सूख जाता है, और हवा के बड़ी हवा अगर आ जाती है और उस हवा से वो पौधा गिर भी जाता है, टूट भी जाता है, मर भी जाता है। तो जब तक सोशल संघ नहीं होगा, सामाजिक संघ नहीं होगा, आपकी डेमोक्रेसी टूट सकती है और आपका देश कभी भी गुलाम हो सकता है किसी विचारधारा का, किसी अलग तरीके की धर्म के ऊपर आधारित राष्ट्रवाद खड़े करने वाली सत्ता का। आज वही चित्र हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन ये चित्र बनाए जाने के लिए पर्दे के पीछे कौन क्या काम कर रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश जो है अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी ने परसों एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया, उससे बहुत बड़ा तहलका मच गया पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा है कि अभी जो दुनिया की जो हालत है वो डाटा पे डिपेंड है, जो डेटा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जिस देश के पास जितनी ज्यादा संख्या है उतना ज्यादा डेटा होगा, डाटा होगा। और वो डाटा जिसके पास जितना ज्यादा है, वो देश अगर ठीक तरीके से सोशल यूनियन बनाता है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसकी सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में तो सोशल डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी जाति का कोई व्यक्ति है वही ऊपर उठता है, सारा बेनिफिट अपने हाथ में ले लेता है, और दूसरे लोग चाहे संख्या में ज्यादा भी क्यों नहीं हो, लेकिन वो सोशल यूनियन में नहीं, इसलिए उनको फिर टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं और अपनी सत्ता हथियार लेते हैं। तो ये डाटा का जो युद्ध चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच का, तो चाइना की तो लगभग 142 करोड़ पॉपुलेशन है, तो चाइना वैसे भी सुपर पावर बना हुआ है, अमेरिका से भी आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में कली, और वो दादागिरी चाहता है अमेरिका के खिलाफ, इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ ये ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो आगे आके कह नहीं रहा कि हम ईरान के साथ हैं। लेकिन जितने भी मिसाइल, ऐसा कहा जा रहा है कि सारे के सारे एडवांस मिसाइल चाइना चाइना ने ईरान को सप्लाई किए है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत खराब हो चुकी है अभी, और हो सकता है कि इस डर से वो 4-5 दिन में युद्ध भी खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ की जो जो हालत हमारे देश की, आपने देखा है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे, पेट्रोल डीजल जो ऑयल्स है सारे सबके दाम बढ़े, और उसका स्टॉक भी बहुत कम हो चुका है, और जो भी हो चुका है इसकी नफाखोरी या जमाखोरी हो गई है। बहुत सारे लोगों ने गैस छुपा के रखे हैं कंपनियों ने, या फिर पेट्रोल डीजल वाली कंपनी अपने पास ज्यादा दाम में बेचने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे में कॉमन मैन का और खासकर बहुजनों का और खासकर समनों का क्या नुकसान हो रहा है। तो डाटा जो है, हमारे मुखिया जो है, जो अपने आप को बहुत बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, अपोजिशन लीडर ने परसों स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने इस देश का लगभग 143 करोड़ लोगों का डेटा अमेरिका को बेचा है, और अमेरिका की कंपनियां फिर मनमानी कर रही है और उसके ऊपर हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसानों के ऊपर कपास का टैक्स लग गया, और यहाँ पर लगभग किसान की जो एमएसपी थी लगभग 8,900 थी,
और 8,900 का मिनिमम भाव मिलना चाहिए था या किसानों को, लेकिन वो अभी 6,300 7,500 तक, मतलब जहां से उत्पाद निकलता है तो उसकी जो लागत है वो भी नहीं निकल रही किसानों की। और वहां पर हमको 0% इंटरेस्ट से अमेरिका का कपास और उनका जो उनका जो मटेरियल है कपास से बना हुआ वो खरीदना पड़ेगा, और यहाँ से जो माल वहां पर एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सारा डाटा जो है अमेरिका के पास बेचा गया है और वो पड़ा है, और इसीलिए वो हमारे ऊपर आए दिन जो भी निर्बंध है लादता रहता है, और हमारी हालत आज खस्ता बनी हुई है। चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना ने अपने डाटा को अपनी खुद की कंपनियों के बीच में, पर गूगल या फिर ये इंटरनेट है उनका खुद का अपना है, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो डाटा है इंडिया का वो उनके पास रखे। इसीलिए वो उनके अपोजिशन में पड़ा है और ये युद्ध चल रहा है। इससे हो क्या रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके ऊपर सॉल्यूशन ये हो सकता है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी अगर ताकत या चीज अगर कोई है तो वो है हमारी पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने कहा कि जिसके पास जितनी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा कंज्यूमर होता है, और उतना ज्यादा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और वो कंज्यूमर अगर खुद प्रोडक्शन करेगा और अपना ही बनाया हुआ माल अपने ही लोगों के बीच में कंज्यूम करेगा, तो उसका सारा प्रॉफिट है अपने ही देश के लोगों को मिलेगा। पर यहाँ पर हो नहीं रहा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो बहुत गड़बड़ है। हमारी जो इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि जीडीपी लगभग 1.5 से 2% है दुनिया से, और हमारी पॉपुलेशन अभी 17% हो गई दुनिया से। और हमारी जो कंट्री का जो हिस्सा है लगभग 4.5% जमीन हमारी है। इसका मतलब हम इतने एडवांस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी लगभग जीडीपी जो है दुनिया का 2% है, और हमारी पॉपुलेशन 16-17% है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन उतना उतना नहीं, उसकी क्वालिटी भी नहीं है। और दूसरी जो सुपर पावर है चाइना और अमेरिका, वो क्वालिटी का माल उत्पादित करते हैं और अपने ढंग से उसके माल का भाव रखते हैं, और वो महंगाई में वो माल इधर बेचा जाता है। लेकिन यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है माल, उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है और माल कम रेट में बेचना पड़ता है। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक हालत खराब हो चुकी है। इसके ऊपर इलाज क्या है? अगर हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि जिसके पास जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसके पास जितनी बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां के लोग अगर इकट्ठा है तो खुद की इकोनॉमी खुद डेवलप कर सकते हैं। और ये अगर इकट्ठा रह जाएंगे तो ये फिर दूसरे देश के साथ जैसे कोई करार होगा, पैक्ट होगा, तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाएंगे कि आप उनके सामने झुकते क्यों हो, आपने अगर रिमोट दबाया तो आप नाचते क्यों उनके सामने। तो इसके लिए हम लोग इकट्ठा नहीं है। तो हमारे पास एक ही इलाज है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनी हुई है, और दुनिया के सबसे बड़े हम लोग जो है एक ही थे, इतिहास में हम समन थे, हम एक साथ रहते थे, राजा महाराजा थे, हमारी 32% जीडीपी थी। आज क्या हुआ? इतनी एडवांस दुनिया हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी का जमाना है कि घर बैठे कंप्यूटर के सहारे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ का माल वहां ले जा सकते हैं, उसको क्वालिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर इसके पीछे एक ही रीजन है कि हमारा डाटा हमारे पास नहीं है। हमको पता ही नहीं कि मेरे देश में कितने लोग रहते हैं, उनका स्किल क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई किस फील्ड में हो चुकी है, क्या कितने इंजीनियर है, कितने आईआईटी के किए हुए लोग हैं, कितने डॉक्टर्स है, कितने मतलब आर्टिजन्स है। ये हमारा डेटा सारा का सारा दूसरे देश को बेचा गया, इसीलिए हमारी हालत हमको पता नहीं। और दूसरा, हमको एक चीज में लड़ाया जाता है कि आप संख्या में ज्यादा हो, आपको एक धर्म के नाम से राष्ट्र बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई देश, अगर प्रिंसिपल, धर्म के प्रिंसिपल अगर खो देता है और उसके रूल के ऊपर ही अगर चलना चाहता है, तो देश देश नहीं रहता, वो देश खोखला देश बन जाता है। और वो देश अगर किसी धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद खड़ा करना चाहता है तो उस देश के दिन बुरे आएंगे, ऐसा बाबा साहब ने लिखा। इसीलिए वो कहते हैं कि व्हेन प्रिंसिपल्स फॉरगेटन बाय द पीपल और द रूलिंग क्लास एंड इट टर्न्स इनटू द रूल्स, जब धर्म कोई अपने तत्वों को भूल जाता है और नियमों को ही अगर लगाता है, जैसे कि एक मनुस्मृति नाम का एक संविधान था हमारा 1950 से पहले, उसमें रूल थे कि किसने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किसने किस रोड से जाना चाहिए, किसने पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, किसने स्टेट खरीदनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसने कैसा दिखना चाहिए, किसने किसके साथ किस तरीके से झुक के बात करनी चाहिए। ये सारे कुछ रूल बनाए थे।
वो प्रिंसिपल वाला धर्म नहीं है, ये डोगमा है, ये जो कर्मकांड वाला धर्म है। और उसी धर्म के आधार पर आपको धार्मिक राष्ट्रवाद पीछे लगाया जा रहा है, आप उसमें बहुत खुश महसूस कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात है डाटा अपना हमको पता चलना चाहिए, कितने हमारे पास स्किल पर्सन है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पीएचडी है, कितने हमारे पास मेहनत कश लोग हैं, कितने किसान हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड किया जाए। अगर हमारे यहाँ लगभग 24 करोड़ बेरोजगार है, पढ़े लिखे तो बच्चे हैं पर उनके हाथ में काम नहीं है, तो उसकी उत्पादन क्षमता जीरो हो चुकी है। और हमारे पास जॉब अभी लगभग 8 करोड़ जॉब की पढ़े लिखे स्किल पर्सन है, उनके पास जॉब नहीं। और उनको जॉब मिलता भी है तो क्या, अगर इंजीनियर बना हुआ है, कोई मेडिकल बना हुआ है, तो उसको 20,000 25,000 30,000 में बिलो लेवल काम करना पड़ता है। इसलिए उसके बीच में फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन से फिर वो क्राइम के पीछे लग जाता है, इसीलिए क्राइम रेट बढ़ता है। तो इन सब से बचने के लिए हमको डाटा का ध्यान देना पड़ेगा, हमारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से समन कितने, और सभी समनों को ये आह्वान करना पड़ेगा कि चलो हम अपना ही खुद का प्रोडक्शन करेंगे, अपन ही खुद कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब खुद की इकोनॉमी अगर खुद करें, खुद ही कंज्यूम करेंगे, तो जो प्रॉफिट मार्जिन हो हमारे पास ही घूमता रहेगा। आज ऐसा नहीं हो रहा, विश्व की 9 कंपनियां हमको आए दिन लूटती जाती है, और हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके हिसाब से ये हमारे लोगों को हर दिन टैक्स बढ़ाकर ये किया जाता है। सबसे बड़ा टैक्स बढ़ता है मोबाइल कंपनियों को। हम देखते हैं कि लगभग हमारे यहाँ दुनिया के अभी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मोबाइल के बने हैं, चाइना से भी ज्यादा है। क्योंकि आप किसी मजदूर के पास भी मोबाइल देखोगे, और उसका अगर 10 रुपए 15 रुपए भी अगर बिल बढ़ाया जाता है या रेट बढ़ाया जाता है, तो करोड़ों अरबों में हमारे जेब से पैसा उधर चला जाता है। तो ये सारा कुछ समझने के लिए हमको सबसे पहली बात है करनी पड़ेगी कि हमको इकट्ठा आना पड़ेगा। जितने लोग हम जुड़ेंगे उतने लोग हमारी खुद की इकोनॉमी कंट्रोल कर सकेंगे। और जैसा बाबा साहब ने कहा कि हमारा रूलिंग हमारे ऊपर रहेगा, लेकिन इसके लिए हमको पावर में आना पड़ेगा। पावर में आने के लिए हमारी यूनिटी चाहिए, और वो भी सोशल संघ चाहिए। तो सोशल संघ के लिए हमको सबको इकट्ठा आना जरूरी है। तो कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे इकट्ठा आने से ही ये सारे कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढ सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो भी लोग, जैसा समन संघ ने अभी पिछले महीने से एक नया अभियान शुरू किया है, जितने भी समन संघ से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना 2 महीना, और जिनको समन संघ की पूरी आइडियोलॉजी थीम या अवधारणा समझ में आती है, उसकी फिलॉसफी समझ में आती है, वो लोगों को हम केडर बनाते हैं। हम लोग उनका केडर लगाते हैं, चाहे 40 लोग हो 50 लोग हो, जो समन संघ की आइडियोलॉजी को, जो कि केडर हमारे महासमन कांशीराम साहब ने लगाए थे। और उन्होंने केडर की वजह से एक पार्टी को सीधा किया था, और उसी वजह से 4 बार सत्ता भी हाथिया ली थी। लेकिन वो सत्ता हो गई कैसे, जैसे बाबा साहब का कोटेशन मैंने पढ़ा, वो सोशल यूनियन नहीं था। वो क्या था, ये किसी काम के लिए पॉलिटिकल यूनाइट हुआ था, और किसी दूसरे पार्टी के साथ उसने गठजोड़ कर लिया था। और ये गठजोड़ जब खत्म हुआ, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज भी ऐसा हो, इसीलिए सोशल संघ का होना बहुत जरूरी है। और समन संघ एक सोशल यूनियन बनाना चाहता है, बनना। हम ये नहीं कहते कि बाकी जितने भी सारे संगठन हैं वो जो अपनी संगठन की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दे और यहाँ पर है, नहीं। आप सोशल काम के लिए इकट्ठा आओ। आप अगर कोई काम, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज एक गवर्नमेंट रेजुलेशन निकाला है, जीआर, जो पिछले साल 2 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, एससी एसटी के एबीसीडी 4 विभाग बनाए थे, और उस 4 विभाग से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी आज ही के दिन जीआर निकाला है, जिससे कि एक ही एससी और एसटी के 4 4 भाग होंगे, और जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे उनके बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में उनके पढ़े लिखे बच्चे तो उधर जॉब तो ले लेते, लेकिन जिन उनके जो गरीब बच्चे हैं उनके भी जॉब के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आपके लिए नहीं किया है। आपके 4 टुकड़े कर दिए गए। अब इसको कैसे संभालोगे। तो किसी हमारे एक दोस्त ने आज ही मैसेज किया कि देखो जीआर तो निकल गया, आप लोगों को बोल दो समाज में जाके कि आप इसके खिलाफ आंदोलन करना है। हमने कहा देखते हैं भाई। तो हमने कहा कि आंदोलन करने के लोग इकट्ठा कहाँ है।
आंदोलन तो होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। 10-15 संगठन इकट्ठा आकर 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख तक का, या 1,000, 2,000, 500, 200, कभी कभी किसी किसी संगठन के 10-10 ही लोग होते आंदोलन करते अलग अलग, पर वो इकट्ठा नहीं आएंगे। अगर समन संघ की मानते हैं और ये सोशल कॉज है, इसको मिटाना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि SC ST जो है आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 से फंडामेंटल राइट है, इनके खिलाफ किसी भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। ये 3/4 बहुमत से, और लगभग 28-29 राज्यों में से 22 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जब तक ये पारित नहीं कर लेते रेजुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करती सरकार केंद्र की, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आए दिन एक एक जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ दे रही है, पर उसके लिए हम विरोध करेंगे। अब 1,000 का मोर्चा निकलेगा, दूसरे दिन 2,000 का, फिर पेपर में न्यूज जाएगी। इससे नहीं होने वाला, सामाजिक संघ तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि तब तक लोकतंत्र आपका खड़ा हो ही नहीं सकता। कैसे जाओगे पावर में? पावर में जाने के लिए तो आपके बीच में यूनिटी चाहिए, और वो भी सामाजिक संघ चाहिए। केवल सत्ता हथियाने के लिए 4 अलग अलग सोच वाली पार्टी इकट्ठा आएंगी तो उनके बीच में झगड़ा होगा, और फिर वो टूट जाएगी। जो सत्ता बनी बनाई वो खत्म हो सकती है। इसीलिए समन संघ ये कहता है कि सबसे पहली बात, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अपने अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, और यहाँ पर आने के बाद विचारधारा उनकी एक दूसरे के साथ टेस्ट कर लो, और विचारधारा को एक करने के बाद उनके केडर लगाओ। आप बोलो कि आपके जिले में 10, 15, 20, 25 लोग हैं जो समन संघ की आइडियोलॉजी को अच्छे जानते हैं, और चाहे आपके कितने भी संगठन इकट्ठा बैठो, हम केडर देने के लिए तैयार है। इसी के लिए, इसी के ऊपर कि आपका डेटा कलेक्ट करो, दुनिया की हालात देख लो, दुनिया किस तरफ जा रही है ये सोच लो, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और पॉलिसीज बना लो। तो केडर बनाना है लोगों को, उसके बाद डेटा इकट्ठा करके खुद ही प्रोडक्शन करना है और खुद ही कंज्यूम करना है। आप बोलेंगे कि रिसोर्स कहाँ है, तो जितनी भी बैंक्स है, इस बैंक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट किसके रहते हैं? हमारे समन लोगों के रहते हैं, SC ST और OBC के। और सबसे ज्यादा लोन कौन लेते हैं? तो 2, 4, 5% जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वही बैंकों से लोन लेते हैं, और वही वापिस भी नहीं करते। मतलब पैसा आप रखो, मेहनत आप करो, आप प्रोडक्शन कर लो, आप अनाज उगाओ, और बेनिफिट वो लेंगे, प्रॉफिट वो खा जाएंगे। ये सारा कुछ समझने के लिए हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, सारे संगठनों को सोशल कॉज के लिए एक जगह पे बैठ के फिर आंदोलन में अगर जरूरत है उतारना पड़ेगा। और करोड़ों की संख्या में आते हो इकट्ठा, तो आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं, सरकार आपके पास लाकर देगी। जैसा कि 2 अप्रैल 2018 में एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने के बाद जब 15 लाख लोग आए थे, एक दिन का सन बना था, तो एट्रोसिटी एक्ट फिर से मेंटेन हो गया। ये ABCD भी ऐसा ही होता, लेकिन लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंदोलन चलाए। तो ये बात जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समन संघ की बात मानो, जुड़ने और जोड़ने की बात मानो। लोग बोलेंगे जुड़ने और जोड़ने के बाद क्या करना है, तो यही तो करना है कि केडर बनना है, थीम को समझना है, डेटा कलेक्ट करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, अपनी खुद की प्रोडक्शन की व्यवस्था तैयार करनी है, अपने ही बैंक में डिपॉजिट किए हुए पैसे बैंक को बताना है कि हमारे डिपॉजिट के पैसे केवल हमको देंगे। नहीं तो अपनी खुद की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां बनाकर खुद ही के बच्चों को नई इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसे भी दे सकते हैं हम लोग। और उससे बड़ी बात, पिछले साल का लगभग 53 लाख करोड़ का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें से SC ST का बजट 10% होना चाहिए था। इसका मतलब 4,53,000 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन 2,60,000 करोड़ का है। उसमें से आधा पैसा आपका उधर ले लिया, और जो भी वो आधे से भी कम खर्चा करते हैं। OBC का तो कोई बजट ही नहीं है, उनका तो सब हाल बेहाल है, क्योंकि वो उसी में खुश है कि हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, इसी में वो सारे व्यस्त है। SC के भी बहुत सारे लोग, ST के भी बहुत सारे लोग, गांव गांव में मंदिरों के सामने सत्संग लगाए जा रहे हैं, और कथाएं पढ़ाई जा रही है, और उसमें आपको पढ़ने के लिए मौका भी नहीं दिया जा रहा। अगर कोई OBC SC ST का कोई व्यक्ति या महिला अगर कोई कथा पढ़ती है तो वहां से भगाया जाता है, उसकी हजामत की जाती है, उसके ऊपर अन्य अत्याचार किया जाता है। सारा कुछ किया जा रहा है आपके खिलाफ, डेमोक्रेसी का जो गलत अर्थ निकाल कर किया जा रहा है। जब तक ये थीम हम लोग नहीं समझेंगे और इकट्ठा आने की सोच नहीं रखेंगे, और सारे संगठनों को सोशल कॉज के लिए अपने पर्सनल हित या पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंचमाला, अहंकार छोड़कर इकट्ठा आने की सोच नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे ऊपर अन्याय होते जाएंगे। हो सकता है कल कल जाके थर्ड वर्ल्ड वार भी
हो सकता है, क्योंकि चाइना चाहता कि किसी यही मौका है अमेरिका को किसी भी हालत में खत्म कर दिया जाए, और ऐसे में हम लोग चपेट में आएंगे तो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा वार जो पड़ता है जो गरीब है उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो 2 दिन भी अगर उसको अनाज नहीं मिला, दुकानें बंद रही, पेट्रोल पंप नहीं रहा, तो सबसे बड़ी हालत खराब गरीब की होती है, समन की होती है। इसलिए समन लोगों को रिक्वेस्ट है कि इकट्ठा हो, केडर लगाओ, सोच देख लो, एक जैसी सोच बनाओ, एक जैसी पहचान कर लो, और आपके हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं, हाथ में हाथ मिलाने की जरूरत है, कंधे से कंधे मिलाकर आगे आके एक दूसरे की सोच को एक जैसी सोच बनाने की जरूरत है। इतनी बात मैं आज के दिन कहना चाहूंगा। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहां पर जुड़े जितने भी लोग हैं, जिस किसी आप जिले से हो, किसी मंडल से हो, जिले से हो, या आपके प्रांत से हो, तो आप इकट्ठा आ जाओ, आप केडर बनाने के लिए बोल दो, हम लोग आपके यहाँ केडर भी लगा सकते हैं। और केडर लगाने के बाद ही आदमी सही में काम करता है, ये उदाहरण हमने मान्यवर साहब से सीखा है। तो इतनी बात मैं करूंगा, अगर मेरी बात में कुछ गलत हुआ हो तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी समन हैं वो मुझे माफ करेंगे। संगं नमामि संतों को वंदामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।